हम लोगों का जो टेस्ट सीरीज 10+2 के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन क्लास जारी है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक सेट 7 तक का काम कर लिया है। आज उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सेट 8 नंबर CHSL का जो +2 लेवल का टीयर 1 का सेट प्रैक्टिस हम लोगों का चल रहा है, उसमें हम लोग आज सेट 8 का डिस्कशन करेंगे। इस सेट 8 के डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। आए हम लोग मिलजुल के इस टेस्ट डिस्कशन के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे आज के सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर वाला। 51 नंबर के क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, एक स्कूल के 450 विद्यार्थी में 325 फुटबॉल खेलते हैं, 175 क्रिकेट खेलते हैं, 50 ऐसे हैं जो न फुटबॉल खेलते हैं और ना क्रिकेट खेलते हैं। फार्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी होता है। सबसे पहले अगर देखें तो 450 में से 50 विद्यार्थी कोई खेल खेलता ही नहीं है, यानी खेल खेलने वालों की संख्या देखा जाए तो 400 हो गया, तो 400 नंबर ऑफ ए यूनियन बी 400 हो गया। इसमें 325 फुटबॉल खेलता है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 325, और फिर क्रिकेट खेलने वाले की संख्या 175 है, और माइनस में इंटरसेक्शन का पार्ट को हम लोग एक ले लिए। इंटरसेक्शन जिसको आप दोनों खेल खेलने वालों की संख्या कहें उसी को इंटरसेक्शन कहते हैं। तो यहाँ हम लोग माइनस किए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो पहले ये दोनों को जोड़ेंगे, देखिए 500 आएगा, 500 में 400 को घटा देंगे तो ये आपको 100 आ जाएगा, यानी दोनों खेल खेलने वालों की संख्या 100 हो गया, जो कि आपके विकल्प बी में है, तो आंसर बी लिखेंगे। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन में चलें। 52 देखिए कहता है कार्यालय के सभी कर्मचारी का औसत वेतन 95 है, 15 अधिकारियों का औसत वेतन 525 है, अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन 85 है। अधिकारी का दिया हुआ है 525 और अन्य अधिकारियों का दिया हुआ है आपको 85 और सभी कर्मचारियों का दिया हुआ है 95। यहाँ अगर क्रॉस में चले, बड़ा में छोटा को घटाएं तो यहाँ 10 हो जाएगा। इसमें इसको घटाएंगे, देखिए 0 12 में 9 को घटाएंगे तो 3 आएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, यानी रेशियो अगर देखा जाए तो 1 और 43 का हो गया। तो हम लोगों को निकालना है कुल कर्मचारियों की संख्या क्या होगी। तो कुल कर्मचारियों में से देखिए अधिकारियों की संख्या आपको दिया हुआ था 15, अधिकारी यहाँ आपका देखिए 1 हो गया, तो 15 में भाग देंगे 1 से, और कुल कर्मचारियों के लिए 43 और 1 44 से आप गुना कर लेंगे, यही आपका कुल कर्मचारियों की संख्या हो जाएगा। इसको गुना करें 15 गुना 4 60 रेस 6 हो जाएगा, फिर 60 में को जोड़ेंगे तो 66, यानी टोटल आंसर आपका 660 हो गया, जो कि आपके विकल्प बी में है, तो आंसर आप बनाएंगे बी को। 52 के बाद आगे बढ़ाया जाए तो 53 नंबर में चलते हैं। 53 फिर देखिए कहता है 3 छात्रों की चाल का रेशियो इतना, समान दूरी तय करने में लगे समय का रेशियो। चाल का रेशियो, चाल और समय जो है आपस में विलोम अनुपात में चलता है। आपको चाल का अनुपात देखिए क्वेश्चन में दे रहा है कि चाल का अनुपात जो है 2:3:4 है, तो अगर चाल और 2 3 4 है, समय का रेशियो दूरी अगर सेम रहेगा तो चाल का समय का अनुपात चाल का विलोम चलेगा, उल्टा चलेगा। तो उल्टा अनुपात अगर करेंगे तो यहाँ हम लोग 2 को छोड़ दें तो 12 लिखेंगे, 3 को छोड़ दें 4 गुना 2 8 लिखेंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ 6 लिखेंगे, यानी रेशियो देखा जाए तो 6 4 और 3 लिख लेंगे, तो आंसर हो गया 6:4:3, जो कि आपके विकल्प डी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी नंबर। 53 के बाद अगर देखें तो 54 नंबर में चलते हैं। 54 देखिए कहता है एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 33 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करता है। उनकी गति का रेशियो चाहिए। गति का रेशियो के लिए मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर कैसे भी काम कर सकते हैं। मीटर पर सेकंड में आ जाए तो पहला 550 मीटर 1 मिनट में तय किया, तो पहला का अगर निकालते हैं तो 550 और बटे में 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तब यहाँ अनुपात कर लें। दूसरा अगर देखें तो बस के बारे में कहा 33 किलोमीटर 45 मिनट में, 33 किलोमीटर है, इसको मीटर आप बनाएंगे तो करेंगे मीटर हो जाएगा, 45 मिनट है तो यहाँ 45 गुना 60 कर लेंगे, 60 और 60 देखिए कैंसिल हो जाएगा, 0 से 5
से इसको कैंसिल कर सकते हैं 20 बार में, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा देखिए 11 बार में, 11 से ये कैंसिल करेंगे आप 3 से देखिए ये कैंसिल होगा 15 बार में। फिर आप इसको 5 से 3 बार में और इसको 5 से 4 बार में कर सकते हैं। तो रेशियो देखिए आपका 3:4। तो आंसर हम लोगों का हो गया 3:4 जो कि विकल्प सी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। 54 के बाद अब चलते हैं हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन में। 55 देखिए कहता है एक कूलर का नगद मूल्य इतना है, एक आदमी ने 15 और 20 रुपया नगद और शेष राशि 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 किस्तों में देना निश्चित किया, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। 4042 में से 15-20 रुपया तो वो नगद ही दे दिया है। तो शेष धनराशि अगर निकालते 4042 और माइनस में कर लेंगे 1520। इसको अगर घटाते हैं ये 2 आ जाएगा, फिर 4 में 2 को घटाएंगे तो भी 2 आ जाएगा, और फिर यहाँ 10 में 5 को घटाया जाए तो 5 आ जाएगा, और फिर 3 में 1 घटाया जाए तो 2 आ जाएगा। तो ये हुआ 2520 रुपया, यानी लिया गया ऋण जो है वो 2520 रुपया है, 2522 रुपया है। किस्त को अगर y ले लें तो 1 + r/100 पावर में 1 लिखेंगे, फिर प्लस y/1 + r/100 पावर में 2 लिखेंगे, और फिर प्लस y/1 + r/100 पावर में क्यूब लिखेंगे। यही आपका हो गया किस्त का मान। तो लिया गया ऋण हम लोगों को दिया हुआ ही है 2522 जो हम लोग लिखे हुए हैं। किस्त हम लोगों को निकालना है तो y और इंटू रेट आपको दिया हुआ है 5%। तो अगर 5% आप रेट लेते हैं तो यहाँ 5/20 करेंगे, 5/100 करेंगे तो 1/20 होगा, 21/20 आ जाएगा, 20 ऊपर चला जाएगा और ये 21 आ जाएगा। प्लस उसी प्रकार इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ देखें 400y/441 होगा, और यहाँ आपका क्यूब अगर करेंगे तो 8000y और बटे में 9261, 21 का क्यूब 21 का क्यूब 9261 होगा। अब इसी को सॉल्व अगर किया जाए तो ये एलसीएम जो हम लोगों का होगा 9261 हो जाएगा, और तब 21 से भाग आप इसमें लगाएंगे 441 होगा। यहाँ अगर इसको गुणा करेंगे 20 से गुणा करेंगे अगर हम लोग इसमें 441 में, तो ये देखें 2 × 1 2 हो जाएगा, और फिर 44 × 2 अगर करेंगे तो ये 88 आ जाएगा, और इतना, और प्लस में फिर यहाँ से अगर देखा जाए 21 चौक 84 हो जाएगा, और यहाँ तो फिर आपका 8000 हो जाएगा। इकट्ठे सब में आप यहाँ y कर लें, और तब y का मान अगर निकालेंगे तो 2522 गुना में 9261 होगा, और बटे में करें तो सबको जोड़ लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये 0 आ जाएगा, फिर यहाँ देखें तो 2 आ जाएगा, 8 4 12 का 2 रेस्ट 1 हो जाएगा, 24 और 1 25 हो जाएगा। तो इतना रुपया आपका y यानी प्रत्येक किस्त का मान निकला। इससे आप कैंसिल इसको 10 बार में कर सकते हैं, और तब आंसर हो जाएगा 926.10 रुपया। तो आंसर बनाएंगे 926.10 रुपया, जो कि आपके विकल्प ए में दिया हुआ है। 55 के बाद आगे बढ़े अब 56 नंबर में। 56 नंबर में कहता है एक शर्ट के सूची मूल्य पर 31% बट्टा देने पर भी विक्रेता को 15% लाभ होता है। सूची मूल्य 125 रुपया, शर्ट का क्रय मूल्य निकालना है। आ जाए क्रय मूल्य इज इक्वल टू अगर हम लोग कर लें तो 125 रुपया सूची मूल्य दिया हुआ है, और आपको ध्यान में है कि अगर डिस्काउंट देते हैं और लाभ भी होता है तो क्रय मूल्य इससे कम ही रहा होगा। तो कम अगर होगा तो डिस्काउंट को ऊपर लिख लें। तो 100 में 31 को अगर घटा लेते हैं, 100 में 31 को घटा लेंगे अगर, तो ये आपका देखिए 69 हो जाएगा। बटे में प्रॉफिट अगर देखा जाए तो आपको 15% का दिया है, तो इसको आप 115 लिख लेंगे लाभ के कारण। 5 से ये 25 बार में कैंसिल, 5 से ये 23 बार में कैंसिल, 23 से इसको 3 बार में कैंसिल करेंगे, 25 × 3 75 रुपया हो जाएगा, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो आंसर बनाएंगे सी नंबर। 56 के बाद 57 नंबर में बढ़ें। कहता है किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने से 25% की हानि होती है, तो वस्तु के अंकित कीमत और लागत कीमत का अनुपात क्या होगा। अंकित मूल्य के 2/5 पर बेचने से, अंकित मूल्य का 2/5 कहने का मतलब हो गया, काम यहाँ से भी आप कर सकते हैं जो पिछला क्वेश्चन में किए थे। अंकित मूल्य देखिए हम लोग 100 ले लेते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, 2/5 कहने का मतलब हो गया कि
5 का छूट दिया, 60% का छूट दिया गया और 60% का छूट दिया गया तो वस्तु 40% में बिका। तो हम लोग जब निकालते हैं, अंकित मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो ये देखिए ले लेते हैं 100 और इंटू में कर लेते हैं, छूट को रखेंगे ऊपर और नीचे हम लोगों को लाभ लिख लेना है। तो यहाँ हम लोग अगर देखें तो ये 100 लिखे ही थे और इंटू में कर देते हैं, अंकित मूल्य लिखा हुआ ही था और हम लोग छूट जब दे रहे हैं तो छूट 60% का है, तो यहाँ ऊपर में 40% हो गया, 2/5 जो लिखा हुआ है। तो नीचे हम लोगों को लाभ दे रखा है, 25% की हानि दे रखा है। हानि अगर दे रखा है तो इसको भी 100 में घटा के लिख लें तो यहाँ 75 हो जाएगा। 100 और 100 तो देखिए आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद 75 को आप यहाँ कर लें, या इसमें ये 8 हो गया और ये 15 हो जाएगा। तो रेशियो जो आप निकालेंगे वो 15:8 का आ जाएगा और ये 15:8 आपके विकल्प डी में है। तो आंसर बनाएंगे नंबर डी को। 57 के बाद आगे बढ़ा जाए तो हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 58 देखिए कहता है किसी कार्य को कुछ श्रमिकों के द्वारा 22 दिनों में पूरा किया जा सकता है। 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण से 24 दिनों में पूरा किया गया। आरंभ में श्रमिक की संख्या, आरंभ में श्रमिक की संख्या x ले लें तो इंटू 22 M1 D1 बराबर M2 D2 आप जानते हैं। 3 श्रमिक अनुपस्थित अगर रहेगा तो x-3 करेंगे तो D2 आपको 24 दिया हुआ ही है। 2 से 11 बार में कैंसिल, ये 12 बार में कैंसिल। यहाँ देखिए 12 x में 11 x जाएगा तो x हो जाएगा। 12 तिहाई 36 इधर आके पॉजिटिव हो गया तो x बराबर 36 हो गया, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो आंसर बनाएंगे सी को। 58 के बाद चलें 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है 3/4 से चलता है तो ऑफिस 10 मिनट देरी से पहुंचता है। तो 3/4 है और ये 10 है, इसको आप गुना कर ले तो 3 गुना 10 30 हो जाएगा। इस दोनों के डिफरेंस से भागा दे देते हैं तो वास्तविक टाइम निकल जाता है। तो 4 में 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा। तो ओरिजिनल टाइम जो पहुंचने का है वो 30 मिनट हो जाएगा और ये 30 मिनट आपके विकल्प में है। ये बनाएंगे। 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन में चलें। कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो 2, 1 और 3, 5 से बनने वाली रेखा को बाह्य रूप से 2:3 के अनुपात में विभक्त करती है। पहला पॉइंट देखिए 2, 1 है, दूसरा पॉइंट देखिए 3, 5 है और कहा गया है कि आपको बाह्य रूप से 2:3 के अनुपात में कैंसिल करता है। फार्मूला आप इसके लिए जानते हैं कोऑर्डिनेट के लिए कि अगर m/n के अनुपात में बाह्य विभक्त करता है तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं mx2 माइनस nx1 और बटे में m-n, और दूसरा होता है आपका वो my2 माइनस ny1 और बटे में m-n। यही देखिए कोऑर्डिनेट का फार्मूला है जब m/n के अनुपात में बाह्य विभक्त करता है। तो वैल्यू केवल पुट करने की बात है। आइए वैल्यू को पुट करके देखें। m का मान देखा जाए तो 2 हो गया, तो 2 और गुना में 1 का 2 और गुना में देखिए 3 कर लेंगे तो यह हो गया 2 गुना 3 माइनस n देखिए हमारा 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, x1 हमारा 2 है तो ये 2 लिखेंगे और बटे नीचे में आप m माइनस यानी 2 माइनस 3 कर लेंगे। दूसरा अगर देखा जाए तो ये m हो गया, देखें यहाँ 2 और y2 अगर किया जाए तो ये 5 है, माइनस 3 और गुना y1 देखिए 1 है और बटे 2 माइनस 3 है। और तब यहाँ से कोऑर्डिनेट का ये निर्देशांक लिखा जाए तो ये देखिए 0, 6 माइनस 6 0 हो गया। 0 में कोई भी चीज़ से भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। ये 10 में 3 को घटाएंगे 7 हो जाएगा। नीचे -1 है तो ये -7 हो जाएगा। यानी उस बिंदु का कोऑर्डिनेट देखा जाए तो 0 और -7 है, जो कि आपके विकल्प बी में है। तो आंसर बनाएंगे बी को। 60 के बाद अब रखें 61 नंबर क्वेश्चन में। 61 देखिए कहता है 2 सेंटीमीटर भुजा की लकड़ी का एक घन है, उसमें अधिकतम आयतन का बेलन काटा गया, बची हुई लकड़ी का आयतन। तो बची हुई लकड़ी के आयतन के लिए देखना है यूज्ड लकड़ी कितना है। 2 सेंटीमीटर का घन अगर काटेंगे तो इसका मतलब हम लोगों का 2 का क्यूब यानी ये 8 देखिए है, और इसमें से यूज कितना किए, ये बेलन अगर बनाते हैं तो घन से अगर बेलन बनेगा तो रेडियस जो होगा घन की भुजा का आधा, डायमीटर उसका
जो घन का भुजा है उसके बराबर बेलन का डायमीटर हो जाएगा। तो रेडियस को अगर आधा आप करते हैं तो 2 सेंटीमीटर भुजा है, तो r इज इक्वल टू देखिए 1 ले लेंगे, और हाइट तो घन की भुजा के बराबर यानी 2 सेंटीमीटर हो गया। तो बेलन का आयतन अगर देखा जाए, बेलन का आयतन अगर हम लोग निकालते तो ये हम लोगों का देखिए पाई r स्क्वायर h है, पाई के बदले 22/7 लिखेंगे, ये r स्क्वायर हो गया और h आपका 2 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 44/7। अगर ये केवल हम लोग देखें कि कितने प्रतिशत का यूज किया गया, लकड़ी का आयतन कितना होगा, बची लकड़ी का आयतन केवल हम लोगों को चाहिए, तो इतना लकड़ी का यूज हुआ है, तो बचा आयतन अगर निकाला जाए तो टोटल आयतन घन का पता ही है, भुजा क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8 है, 8 में आपको घटा लेना है 44/7 को, 7 गुना 8 करेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 में 44 को घटाएंगे तो 12 और बटे 7 आ जाएगा, और यही 12/7 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आंसर जो क्वेश्चन का बनाएंगे वो ए नंबर बनाएंगे, तो आंसर 61 का हो गया हम लोगों का ए। अब हम लोग आगे बढ़े इसमें। अब जो हम लोगों का सवाल है वो देखिए 62 नंबर का है। नंबर सवाल में देखिए कहा जा रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD के परिवृत्त का व्यास AC है। आ जाए 62 नंबर में चलें। ये देखिए हम लोगों का चक्रीय चतुर्भुज कहने का मतलब हुआ सर्किल पे ये हो जाएगा। ये हम लोगों को एक चक्रीय चतुर्भुज बना लिए या ABCD कर लिया, और क्वेश्चन में दे रहा है आपको कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD के परिवृत्त का व्यास AC है। तो AC इसका व्यास बना लें। ये देखिए व्यास है, यहाँ इसका मतलब हुआ कि ये सेंटर से गुजरा है। सेंटर को देखिए हम लोग O ले लेते हैं। फिर कहा गया है आपको कोण BDC बराबर 42 डिग्री। कोण BDC दिया गया है, इसको अगर इसको इस रूप में लें, BDC एंगल देखिए हम लोगों को दे रहा है, यहाँ हम लोगों का सेंटर है BDC, ये हम लोगों को दिया हुआ है 42 डिग्री। और निकालना जो हम लोगों को है वो निकालना है एंगल ACB का माप क्या होगा। ACB का माप सेंटर से गया है तो का, ये हम लोगों का अगर है व्यास कहने का मतलब ये देखिए सेमी सर्किल हो जाए, सेमी सर्किल तो ये एंगल ABC अगर देखा जाए तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होते हैं, ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब इसमें आ जाए तो यहाँ से अगर आप निकाले एंगल ADB अगर देखा जाए, ये एंगल निकालें तो ये अगर टोटल 90 है तो यहाँ भी देखिए ये भी तो अर्धवृत्त में स्थित है, तो ये भी 90 हो जाएगा। 90 में ये आपका 42 था,
90 में 42 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, लेकिन आपको चाहिए एंगल ACB। अब इस चाप को देखें, समान चाप आपस में बराबर होते हैं। समान चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस चाप AB के द्वारा यहाँ परिधि पे एंगल D बन रहा है और ये C बन रहा है, दोनों आपस में इक्वल होगा और ये आपका 48 है। तो आप ACB बराबर लिख सकते हैं एंगल A और ये ADC तो आप पहले से निकाले हुए हैं 48 डिग्री। आपका 48 डिग्री हो गया, जो कि आपका दिया हुआ है विकल्प C में। तो आंसर बनाएंगे विकल्प C को। और 62 के बाद चले 63 नंबर में। 63 देखिए कहता है 15 मीटर चिकने एक खंभे पर एक वर्कर पहले 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, दूसरे में 3 मीटर फिसलता है। यानी 2 मिनट में अगर देखा जाए तो 5 में 3 को घटा दें तो 2 मीटर पे वो नजर आएगा। खंभे के शीर्ष पहुंचने में बंदर कितना समय लेगा? तो सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चन में करें कि उसके चेहरे में की कैपेसिटी को खंभे की ऊंचाई में घटा दें। तो ये 15 था और चढ़ने का कैपेसिटी 5 है। 15 माइनस 5 कर लें, ये 10 हो गया। अब अगर देखें तो 2 मीटर में लगा समय अगर देखा जाए, 2 मीटर चढ़ने में लगा समय बराबर आप करेंगे 2 मिनट। अब यहाँ से पहले इस 10 मीटर पे हम लोग चर्चा कर लें। तो 10 मीटर चढ़ने में लगा समय अगर देखेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा 10 मिनट। उसके बाद शेष दूरी अगर देखा जाए तो शेष दूरी आपका 5 मीटर बचा हुआ है और इस 5 मीटर चढ़ने में जब उसकी चढ़ने की बारी आएगी तो वो लगातार 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ जाता है। तो ये 1 मिनट हो गया। तो कुल समय बराबर अगर देखा जाए तो कुल समय यहाँ देखें 10 मिनट है और यहाँ 1 मिनट है, तो 10 और प्लस में 1 कर लेंगे और ये आपका 11 मिनट आ जाएगा। तो 63 का आंसर बनाएंगे 11 मिनट, जो कि आपके विकल्प डी में दिया हुआ है। तो आंसर लिखेंगे 63 का डी नंबर। 63 के बाद आगे बढ़ा जाए 64 नंबर क्वेश्चन में। 64 देखिए कह रहा है हम लोगों को, जब चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हुई तो परिवार ने खपत इस प्रकार कमी की कि पहले के खर्च में केवल 10% वृद्धि। कहता है यदि 30 किलोग्राम चीनी पहले खपत होती थी, पहले खपत होता था 30 kg, वर्तमान खपत निकालना है। बस इस से ध्यान देना है। खर्च का डाटा ऊपर लिखेंगे, रेट वाला डाटा नीचे लिखेंगे। खर्च में वृद्धि या कमी है तो ऊपर लिखाएगा, रेट में वृद्धि या कमी है तो नीचे लिखाएगा। वृद्धि होगा 100 में जोड़ के लिखेंगे, कमी रहेगा 100 में घटा के लिखेंगे। आ जाए 32% का रेट बढ़ गया है और खर्च केवल 10% बढ़ा है। यहाँ दोनों जगह देखिए वृद्धि है, तो ऊपर में लिख लेंगे 110 और नीचे लिख लेंगे 132। 18 से 22 से ये कैंसिल करें तो 5 बार में, 22 से ये कैंसिल करेंगे 6 बार में, फिर 6 से ये कैंसिल 5 बार में, 5 गुना 5 करेंगे देखिए हम लोगों का आएगा 25 kg। यानी जहाँ पहले खर्च हो रहा था 30 kg खपत, वो अब होगा 25 kg। और ये आपके विकल्प सी में है। इसके बाद 64 के बाद चलें तो 65 नंबर में चलते हैं। 65 देखिए कह रहा है 2 बोतलों में मदिरा पानी और अल्कोहल का मिश्रण है। पहली बोतल में मदिरा पानी और अल्कोहल का रेशियो है 3, 5 और 2। मदिरा पानी और अल्कोहल 3, 5 और 2 के रेशियो में है। दूसरी बोतल में पानी और मदिरा का रेशियो 5 और 4 दिया हुआ है। यहाँ 5 और 4 दिया हुआ है। फिर आपको कहा गया है पहले बोतल का 1 लीटर दूसरे का 2 लीटर मिलाते हैं, अल्कोहल का कितना भाग होगा। पहला का 1 लेंगे, ये 2 लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ 3, 5, 8, 2, 10 कर लें और यहाँ 5, 4, 9 है, तो इसको भी बनाइए। ये आपका 10 है और ये आपका 9 है। इसका तो पहले आप एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हम लोग काम करेंगे कि दोनों पर 90 बना लेना है। 90 बनाने के लिए यहाँ 9 से गुणा कर लें तो 9 तिया 27, 9 पचे 45 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब यहाँ से काम करें तो इसका 1 लिए थे तो इसका 2 ले लिए। इसका अगर 90 ले रहे हैं तो इसका 180 लेंगे। 180 लेंगे, देखिए 9 से भाग लगाएंगे, इसमें 20 गुना 5 ये 100 हो जाएगा और 20 गुना 4 करेंगे ये 80 हो जाएगा।
अब सबको जोड़ लें केवल यहाँ से, मदिरा को मदिरा में, पानी को पानी में, अल्कोहल को अल्कोहल में। तो अब आ जाए, हम निकालना है अल्कोहल का भाग अगर निकालना है तो केवल ये देख लें, अल्कोहल तो मात्र आपका ये है, यही देखिए आपका अल्कोहल है, ये आपका ले लेंगे अल्कोहल बराबर अगर करें अल्कोहल का भाग, तो रेशियो निकालने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डाटा जोड़ लें। ये है 18 और बटे यहाँ आपका ये जो सम था ये था 90 का, और यहाँ जो सम लिए थे आप 180 लिए थे, इसको जोड़ेंगे देखिए 270 हो जाएगा। और भाग के लिए 18 से आप 1 और बटे 18 से पहले एक बार में फिर 5 बार में, तो अल्कोहल का भाग संपूर्ण मिश्रण में 1/15 हो जाएगा। तो आंसर लिखेंगे 1/15 लीटर, जो कि आपके विकल्प ए में है, तो आंसर ए बना लेंगे। 65 के बाद चलें 66 नंबर में। यहाँ देखिए आपको दे रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू दे रहा है √2 साइन 90 माइनस थीटा, √2 साइन 90 माइनस थीटा। ये आपको पता है, ये देखिए साइन थीटा किए प्लस कॉस थीटा किए बराबर √2 साइन 90 माइनस थीटा, देखिए कॉस थीटा हो जाता है। कॉस थीटा इधर से भी ले आए और अगर कॉमन ले लें तो आपको √2 - 1 हो जाएगा। यहाँ से कॉस देखिए गायब हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग चलें तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा कर लेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा 1/√2 - 1 आ जाएगा। और इसी को आप चाहें तो यहाँ कॉट थीटा कह लें, इसका कंजुगेट लगा लेंगे तो √2 + 1 हो जाएगा। नीचे √2 - 1 × √2 + 1 a² - b², तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, √1 का स्क्वायर 1 होगा, तो नीचे 1 आएगा, जो लिखने का जरूरत नहीं है। हमको पूछा गया था कॉट थीटा का मान, कॉट थीटा का मान देखिए हम लोग निकाले √2 + 1, और ये आपके विकल्प ए में है, तो इसका भी आंसर बनाएंगे ए को। 66 के बाद 67 नंबर में चलें। ax⁴ प्लस bx³ ax⁴ प्लस bx³ प्लस फिर आपको दे रहा है cx² प्लस dx, cx² प्लस dx, और प्लस में दे रहा है e का गुणनखंड कहा जा रहा है x² - 1, और तब आपको पूछा जा रहा है कि a प्लस c प्लस e किसके बराबर होगा, ये निकालना है। x² - 1 अगर गुणनखंड है तो इसका एक गुणनखंड x + 1 होगा और एक x - 1 होगा। अगर -1 इसके वैल्यू में रख दें हम लोग, गुणनखंड कहने का मतलब रिमाइंडर 0 होता है, तो यहाँ से रिमाइंडर को 0 के बराबर करेंगे। -1 अगर हम यहाँ रखें x के बदले, तो देखिए a और -1 के पावर में 4 होगा, प्लस b × -1 के पावर में 3 होगा, प्लस c × -1 के पावर में 2 होगा, प्लस d × -1 और प्लस e बराबर 0 करना होगा। ये देखिए हम लोगों का रिजल्ट यहाँ है a, और यहाँ हम लोग -b लिखेंगे, फिर प्लस c होगा, फिर -d होगा, प्लस e बराबर 0 है। तो यहाँ से अगर a प्लस c प्लस e लिखा जाए तो इसके बदले आप b प्लस d लिखेंगे। यही चीज़ देखिए आपको निकालने के लिए कहा जा रहा था, a प्लस c प्लस e का मान क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे a प्लस c प्लस e इज इक्वल टू b प्लस d, जो कि आपके विकल्प सी में है। 67 का आंसर लिखेंगे सी नंबर। इसके बाद 68 में आ जाते हैं। कहता है ट्रायंगल ABC में DE पैरेलल BC है। एक ट्रायंगल देखिए हम लोगों को दे रहा है ABC, यहाँ देखिए A लिख लेते हैं, B लिख लेते हैं, C लिख लेते हैं। इसके पैरेलल में एक लाइन हम लोगों को दे रहा है D और E। फिर देखिए हम लोगों को कहा जा रहा है कि AD और BD का जो रेशियो है वो 3 और 5 है। ये अगर 3 है तो ये 5 है, यानी टोटल अगर ये लेंथ देखा जाए AB का तो 3 + 5 8 हो जाएगा। हमको रेशियो जो चाहिए AC का माप दिया हुआ है, AE निकालना है। AC ये टोटल दिया हुआ है, AE निकालना है। तो AE के लिए जब कभी पैरेलल लाइन आप ट्रायंगल में किसी भुजा के खींचते हैं तो वो भुजाओं को समान अनुपात में ही विभक्त करता है, यानी ये 3 और 5 है। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहते तो AE और EC बराबर भी लिखते 3:5।
अब हम लोगों को ए चाहिए, लिखे ए बराबर टोटल वैल्यू जो है AC का वो आपको दे रखा है 5.6, तो ये 5.6 में 8 से भाग लगाएंगे, ए के लिए 3 से गुना करेंगे, ये देखिए 7 बार में कैंसिल हो जाएगा और 7 गुना 3 21 कर लेंगे। आंसर आपका 27 2.1 हो जाएगा। तो आंसर बनाएंगे 2.1 सेंटीमीटर, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। 68 के बाद अगर चला जाए तो हम लोग चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए जो हम लोगों को दे रहा है, वो कहता है कि दो स्टेशन P और Q एक दूसरे से 630 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी P से Q की ओर 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। उसी समय दूसरी रेलगाड़ी Q से P की ओर 60 की चाल से चलती है। P से कितनी दूरी पर एक दूसरे को मिलेगी? P से Q का चला 48 और 60 और दूरी है 630। तो पहले यहाँ निकाल लें मिलने में लगा समय, और मिलने में लगा समय अगर निकालेंगे, मिलने में लगा समय बराबर अगर करें तो दूरी और बटे में आपेक्षिक चाल लिख लेंगे, रिलेटिव स्पीड लिख लेंगे। रिलेटिव स्पीड अगर करेंगे तो जब डायरेक्शन विपरीत है एक दूसरे की ओर अगर वो चलता है, दूसरी रेलगाड़ी Q से P एक दूसरे की ओर अगर चलता है तो अपेक्षिक चाल चालों का योगफल होता है। एक बार 48 और प्लस में कर लेंगे 60, इतना आवर में दोनों मिलेगा, इतना घंटा में मिलेगा। तो ये 630 और बटे ये 8 कर लेंगे, 6 और 4 देखिए 10 हो जाएगा, 108 आ जाएगा। ये किलोमीटर में है, 9 से ये कैंसिल कर लें तो 70 बार में, 9 से ये कैंसिल कर लें तो 12 बार में, और इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं 35 और ये 6 हो जाएगा। यानी अगर ये पूछा जाता कि दोनों चलने के कितनी देर बाद एक दूसरे से मिलेगी, तब आंसर हम लोगों का 35 बटे 6 घंटा हो जाता। लेकिन हमको P से दूरी पूछा जा रहा है, और P से जो गाड़ी खुली थी उसका स्पीड अगर देखा जाए तो 48 था। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, ये चाल हो गया 48, मिला है 35 बटे 6 में, 35 बटे 6 से गुणा कर दिए, यही चाल गुना समय हो गया। ये 8 बार में कैंसिल हो गया, गुना करेंगे 280 किलोमीटर हो जाएगा। तो आंसर P से दूरी अगर निकाला जाए तो 280 किलोमीटर है, जो कि आपके विकल्प बी में है। तो आंसर बनाएंगे बी को। 69 के बाद 70 नंबर में चलें। कहता है एक टीम के 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 60 है। कप्तान द्वारा बनाए गए रनों को ध्यान में न लिया जाए तो बचे खिलाड़ी के रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। कप्तान ने कितने रन बनाए? कप्तान का अगर रन हम लोग लिखें, कप्तान का रन बराबर कर लेते हैं पहले के 11 खिलाड़ियों, सभी 11 खिलाड़ियों का एवरेज देखिए दिया हुआ है 60। अगर कप्तान रन नहीं बनाया, या कप्तान के रन को छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब ये कम रन बनाया है तो माइनस कर लेंगे। खिलाड़ियों की संख्या देखा जाए तो 10 है, और औसत में कमी देखिए 5 है, तो 60 और माइनस में 50 कर लेंगे। आंसर देखिए उसके द्वारा बनाया गया 10 रन हो गया। आंसर लिखेंगे 10 रन, जो कि आपको विकल्प ए में दिया हुआ है। तो आंसर हो गया ए। 70 के बाद चलें 71 नंबर क्वेश्चन में। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए जो आपको दे रहा है, कहता है एक पत्रवाहक चिट्ठी देने के लिए 120 मीटर उत्तर दिशा में जाता है, उसके बाद दूसरी चिट्ठी देने के लिए 50 मीटर पूर्व दिशा में जाता है। तो ये देखें, ये उत्तर दिशा में 120 किलोमीटर चला, फिर पूर्व दिशा में ये 50 चला। यहाँ आपको ये डिस्टेंस चाहिए, इसके लिए आपको पता है कि 120 का स्क्वायर आप करेंगे, फिर 50 का स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे, तो ये आपका देखिए कितना 130 मीटर हो जाएगा। तो आंसर आप 130 मीटर लिख लेंगे, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो आंसर बनाएंगे को। 71 के बाद 72 नंबर में चलें। यहाँ देखें 72 से 75 अब एक बार डायग्राम आपको दिया हुआ है, बार ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें आपको दे रहा है कि एक बार आरेख हरियाणा राज्य में कुछ वर्षों में फलों के कुल उत्पादन को दर्शा रहा है एवं वृत्त आरेख उनमें से प्रतिशत उत्पादन को दर्शा रहे हैं। उन दोनों आरेख का आपको अध्ययन करना है और प्रतिशत वितरण प्रत्येक वर्ष एक जैसा ही तैसा दिया हुआ भी है।
आ जाए 72 जैसे देखिए कहता है कि 1996 में उत्पादन वर्ष 98 की तुलना में 10% कम था। 96 का डाटा नहीं है लेकिन एक रिलेशन देखिए है कि 98 से 10% कम, तो 98 में अगर 100 है और उसमें 10% कम कर देंगे तो 100 और गुना 90/100 कर लिए तो ये 10% कम यानी 90 हो जाएगा। इतना उत्पादन हुआ था 1996 में। अब उसमें अगर देखा जाए तो आपको निकालना है अमरूद का उत्पादन। तो अमरूद का अगर उत्पादन देखें तो 15% है, तो इसका आप निकालेंगे 15%। और जो भी डाटा है वो टन में दिया हुआ ही है, तो इसका निकाल लेंगे देखिए 15%। ये 100 तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब 15 गुना 9 करेंगे तो 135, यानी ये देखिए हम लोगों का 5 टन आ जाएगा, जो कि आपके विकल्प बी में है। 72 का आंसर हो गया बी। 72 के बाद 73 नंबर में अगर जब चला जाए तो 73 नंबर देखिए क्वेश्चन हम लोगों को दे रहा है कि यदि वर्ष 2001 के आम के कुल उत्पादन का 25% को 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से निर्धारित किया गया तो वर्ष 1 में आम के निर्यात से हुई आय क्या थी। 2001 के आम के कुल उत्पादन का 25%, तो 2001 में अगर टोटल उत्पादन देखा जाए तो 150 टन है और आम उसमें देखिए 26% है। तो पहले आप 150 का 26% निकाल लेंगे। 150 का 26%, ये देखिए आमों का कुल उत्पादन हो गया। ये आमों का कुल उत्पादन हो गया। फिर कहता है 25% को, इसके 25% को अगर कहा गया तो फिर इसका पहले निकालेंगे 25%। और इस 25% को कहा गया है 20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात किया गया तो 1 में आम के निर्यात से हुई आय क्या थी। 20 रुपये प्रति किलोग्राम दे रहा है, तो यहाँ से अब हम लोग देखें ये जो डाटा हम लोगों का है वो टन में दिया हुआ है। तो पहले हम लोगों को टन को यहाँ कन्वर्ट कर लेना होगा। टन को अगर देखा जाए किलोग्राम में अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं, ये सबसे पहले आपको देखना होगा। और इसके लिए 1 टन को अगर आप बदलते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 लाख से। 1 टन में आपका 10 मैट्रिक केजी होता है, तो 10 मैट्रिक केजी अगर होगा तो उसमें आप 1 लाख से गुना कर लेंगे। तो यहाँ हम लोगों को देखा जाए तो यहाँ इंटू में 20 कर लेते हैं 20 रुपया प्रति किलोग्राम और फिर 1 लाख कर लेते हैं 2 2 4 और 1 5% का सारा काम यहीं से कर लें। 2 बार % है तो देखिए 1 2 3 4 जीरो तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। और उसके बाद इसको हम लोग अब बांटें रुपया में, तो पहले गुना करें 1 2 3 जीरो देखिए पहले ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग गुना करेंगे तो 2 गुना 25 50 हो जाएगा, तो 5 बच जाएगा। 5 गुना 26 करेंगे तो 130, तो 13 बच जाएगा। 13 और गुना 15 कर लेंगे तो आपको 195 आ जाएगा। तो इतना रुपया हो गया। अब देख लें कि डाटा किस यूनिट में दिया हुआ है। डाटा जो हम लोगों का है वो यूनिट कौन सा यूज किया है ये देख लेना है। तो डाटा में है लाख रुपए में, तो इसको अगर 1 लाख में बदलते हैं तो फिर भाग देंगे हम लोग 10⁻5 से। तो 2 2 4 1 2 3 4 5 और ये आपका 6 हो गया। तो 5 कहीं न कहीं 1 मैट्रिक टन, यहाँ 1 जीरो कम से आप गुना करते तो ये देखिए 00 हो जाता। ये हम लोगों का 1 लाख से अगर ये होगा तो 1.9 के रूप में ये लिखाएगा। तो आंसर हुआ 1.95 लाख रुपया, जो कि आपके विकल्प ए में है। तो आंसर बनाएंगे ए को। अब आ जाए इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर हम लोगों का मैट्रिक 1000 को 1 टन बोलते हैं, तो यहाँ से 1 जीरो थोड़ा देख लेंगे, वहाँ केवल 1000 से गुणा किया गया था तो 2 4 जीरो तो ये कैंसिल ही हो गया था। फिर से गुणा देख लें, ये 3 जीरो 1000 से 1 टन में 1000 काम करेंगे 4 और आपका
जीरो तो यहाँ से 2% के कारण कट गया था और 1 जीरो आप यहाँ से लिख लिए थे। 25 गुना 2 50 और 5 बच गया था और 130 वाला ये जीरो हो गया था, इतना हो गया। और आंसर अगर लिखे 1.95 लाख लिख लेंगे तो आंसर लिखे 1.95 लाख। उसके बाद अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है यदि वर्ष 2003 में फलों के उत्पादन में 12% की वृद्धि हुई तो उस वर्ष आम का कुल उत्पादन क्या था। 3 में फलों के कुल उत्पादन में 12% वृद्धि है अगर, तो 3 में फलों के कुल उत्पादन में 12% वृद्धि, पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन आपको मान के काम कर लेना है। 2 के बाद 3 अगर होता है तो 175 है और 12% बढ़ जाएगा। 175 और गुना में कर लेंगे 112 और बटे में कर लेंगे 100, तो इतना टन हो जाएगा। फिर आपको दे रहा है कि तो उस वर्ष आम का कुल उत्पादन, तो आम का पता ही 26% है, तो फिर इसका हम लोगों को 26% निकालना है, तो 26 और बटे में 100 कर लेना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको अगर 25 से कैंसिल करें तो ये 7 बार में कैंसिल होगा, 25 से ये 4 बार में हो जाएगा। 4 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, पहले 4 दूनी 8 और 4 अठे 32 हो जाएगा। अब ये सबको मल्टीप्लाई अगर कर लें हम लोग तो 7 और इंटू यहाँ देखें 8 गुना 6 करेंगे ये 48 हो जाएगा। रेस्ट ये 12 और 16 28 और 4 32, रेस्ट 3 हो जाएगा। 4 3 7 और बटे में देखिए 100 है। 8 7 56 हो गया, रेस्ट 5 हो गया। 14 और 5 19, रेस्ट 1 हो गया। 49 और 1 50.96 आ जाएगा, तो आंसर लिखेंगे 50.96, जो कि आपके विकल्प सी में है। तो आंसर हम लोगों का सी हो गया 74 का। इसके बाद चले हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन में। 75 देखिए कहता है 98 में अंगूर के कुल उत्पादन के आधे भाग को निर्यात किया गया जिसमें 1.5 लाख रुपये की आय प्राप्त हुई है। तो निर्यात किए गए अंगूर के प्रति टन मूल्य हम लोगों को निकालना है। 1 टन का मूल्य क्या होगा ये आपको निकालना है। तो 98 में अगर देखा जाए तो आधा भाग को निर्यात किया गया और 1.4 लाख रुपए की आय प्राप्त होती है। तो 1.4 लाख रुपया अगर है तो उसको अगर हम लोग यहाँ रुपया में कन्वर्ट करें तो 1 4 1 2 3 4, इसी को आप कहेंगे 1,40,000 या 1.4 लाख रुपया। अब उत्पादन अगर देखें तो 98 में ये 100 देखिए टोटल उत्पादन था और उसमें अंगूर अगर देखा जाए तो 14% दिया हुआ है और 100 का 14% 14 होगा और उसका आधा भाग, तो उसका आधा करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 से इसमें आपको भाग दे देना है। 7 से भाग अगर देंगे तो पहले 2 बार में लगाएंगे तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 20,000 रुपया प्रति टन। 20,000 रुपया प्रति टन। और यही आपको पूछा जा रहा था कि निर्यात किए गए अंगूर का प्रति टन मूल्य क्या था। तो आंसर 75 का 20,000 रुपया प्रति टन हुआ, जो कि विकल्प सी में है। तो आंसर हम लोग बनाएंगे सी को, तो हम लोगों का आंसर हो गया सी। 75 का आंसर हो गया सी। इस रूप से सेट 8 का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग मिलेंगे आगे तो करेंगे सेट 9 का डिस्कशन। धन्यवाद।